जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रैक्टिस सेट नंबर 28वां है, मैथ का 28वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी भई? इसमें हमें देखना है कि आर का मान कितना हो जाएगा। आर का मान 9% हो जाएगा अगर अर्धवार्षिक रूप से हो रही है तो, और टी का मान 2 साल का हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर धनराशि कितनी है? 60,000 रुपये की है। धनराशि 60,000 रुपये की है। 9% का मान 9/100 कर सकता हूँ भाई। मुझे केवल 2 साल का चाहिए। 2 साल का चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 छंग 5400 आ जाएगा। 5400 को मैं 2 गुना करूँगा तो 108 आ जाएगा भाई। 108 डबल 0। एक बार फिर से मैं इसमें गुणा करूँगा। ये तो आप समझ रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। हालाँकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि ये कहीं भी धोखा नहीं देगा। अक्सर इसमें हमें कहीं न कहीं कैलकुलेशन कम ही करने को मिलेगी यहाँ पर। कम ही कैलकुलेशन होती है इसमें। और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसमें एक बार काटूँगा, डबल 0 डबल 0 कट गया और 9 से 54 को गुणा करूँगा। 9 चौक 36 आ जाएगा और 9 पंचे 45 और 3 48 हो जाएगा। 486 आ जाएगा, गुणा करूँगा 1 से तो यहाँ पर 486 जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मेरा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये डबल 0 था 8 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये 1 आ जाएगा 11,286। ठीक है, 11,286। इसका मतलब मेरे पास जो ब्याज है वो 11,286 रुपये का है और 60,000 जो है मेरे पास मूलधन है। सवाल में पूछा है कि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भई ये? 71,286 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या सोच रहे हैं? दूसरा तरीका ये होगा इसका कि भई अगर पहले साल में मूलधन जो है 100 रुपये है तो धनराशि कितनी हो गई होगी? 109 हो जाएगी। दूसरे साल में 100 है तो फिर ये इस तरह से हो जाएगी। इनकी गुणा करेंगे। ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पर 10,000 हो जाएगी। 10,000 और ये हो जाएगी 109 गुणा 109 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। मैंने कहा कि 10,000 का मान क्या है? 60,000 है। यानी कि एक का मान 60 है तो इसका मान कितना होगा? 60 से गुणा कर दूंगा। इसका मान 60 से इसकी मैं 60 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के जीपी में प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसी तरह का क्वेश्चन था। इसमें मैंने बताया था कि अगर S23 यानी कि S23 पदों का योगफल किसके बराबर है? 21 पदों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब जो ये वाले 21 पद है, 21 पदों का योगफल है, वो 21 पदों का योगफल इधर भी आया होगा। तो इसको काट दूंगा तो यहाँ पर S22 और S23 दो ही पद बचेंगे। यहाँ पर दो ही पदों का योगफल बचेगा जो कि 0 होगा। और वो 2 पद होंगे तो मैं इसको ये गुणोत्तर श्रेणी तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको दोनों पदों को AR की पावर 21 लिख सकता हूँ। AR की पावर 22 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये 23 है तो ये कम हो जाता है। कैसे कम होता है पता होगा आपको, पता लग गया होगा। AR कैसे पता लगा भाई? मैं अगर देखूँ कि Tn पद जो होता है वो AR की पावर n-1 होता है। मुझे निकालना है 20वां पद। 20वां पद निकालूंगा तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा ना, तो इस तरह से 1 कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। 23 है तो 22 आएगा, 22 है तो 21 आएगा यहाँ पर। यहाँ से AR की पावर 21 में कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर। 1 बच जाएगा। AR की पावर यहाँ से चला गया तो 1 केवल R बच गया यहाँ पर और बराबर में 0, यानी कि R का मान जो हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। R का मान माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा, 1 इधर माइनस में चला जाएगा। R का मान माइनस का 1 आ गया। सवाल में पूछा है कि 25 पदों का योगफल 2500 है। यहाँ पर 25 पदों का योगफल जो है 2500 है तो उस गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद बताना है। 25 पदों का योगफल क्या होगा? 25 पदों का योगफल SN 25 इस तरह से लिखूंगा। n की जगह 25 आ जाएगा तो 25 पदों का योगफल के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मुझे क्या करना होता है? इसके लिए मेरे फॉर्मूला होता है A और यहाँ पर जो है R जो है वो कौन है? R 1 से छोटा है यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। 1 माइनस का RN लिखूंगा और बटे में यहाँ पर n पदों का योगफल निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पहली बार देख रहे हो कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने क्या रखा है यहाँ पर। 1 माइनस का R आ जाएगा यहाँ पर। इतना इस तरह से लिख सकते हैं भाई। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर इसका A का मान रख दूंगा। A का मान नहीं चाहिए, A का मान तो निकालना है मुझे क्योंकि A का मान तो दे ही नहीं रखा है। यहाँ पर SN का मान दे रखा है 2500, यानी कि यहाँ पर SN का मान यानी कि 25 पदों का योगफल 2500 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर A का मान मुझे निकालना है। 1 माइनस का R का मान कितना है? माइनस का 1, और इसको माइनस का 1 n की जगह 25 रखूंगा तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ये बात आप समझ गए।
समझ गए होगे भी बात यहाँ पर। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 माइनस का आर की जगह अगर माइनस का 1 रखूँ और एन की जगह 25 रखूँगा और -1 को अगर मैं 25 बार गुणा करूँगा तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे। समझ गए होगे। 1 माइनस का आर और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 प्लस यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो आएगा कट जाएगा, पर यानी कि ए का मान जो है वो 2500 है। ठीक है भाई, ए का मान जो है वो 2500 है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ए आर का मान कितना, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2500 आ गया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे 42वां पद निकालना है। 42वां पद क्या होगा भाई, 42वां पद होगा ए आर की पावर 41। 42वां पद यही होगा। ए का मान 2500 है, ए का मान अगर 2500 है तो आर का मान कितना है, आर का मान माइनस का 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2500 आएगा। माइनस का 2500 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब कहेंगे कि यार ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया। ठीक है, ये लंबा इसलिए हो गया क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं गुरुत्व श्रेणी के और समांतर श्रेणी के, किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, इस सवाल को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। मैं वो तरीके भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये ऑप्शन से ऐसा कर लो और वैसा कर लो, ये कर लो वो कर लो, इसमें ऐसा है तो ऐसा कर लो, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी इतनी एबिलिटी है कि मैं सब पहचान सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है, हमारा जितना कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, हम चाहे फिर सवाल को किसी भी तरह से घुमा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कंसेप्ट मजबूत मजबूत करना ये बहुत जरूरी होता है। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये समांतर माध्य निकालना है। आसान क्वेश्चन है, इसको मैं एफ कर लूंगा और इसको मैं इसको मैं एक्स कर लूंगा। इसको मैं एक्स मान सकता हूँ भाई, ये चर एक्स हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इनकी मैं एफ एक्स निकालूंगा। यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा 5 तिया 15, 6 अट्टे 48, इसके अलावा 12 अट्टे 96 हो जाएगा, 9 नम 81 आ जाएगा। यहाँ पर 11 से 66 आ जाएगा, इनकी सबकी गुणा हो जाएगी, 12 दूनी 24 आ जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 8 5 जोड़ने के बाद 8, मैं इसको देखता हूँ क्या आएगा जोड़ने पर। 8 5 13, 6 19 और 1 20 और 30, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 0, हासिल लेंगे 3 लेंगे, सिर्फ हासिल 3 लेंगे, 4 1 5 और 9 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 14 और 8 22 6 28 2 30, यानी कि 33, 330 आ जाएगा भैया। यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ, 8 और 3 11, 8 और 3 11, यानी कि 23 हो जाएगा यहाँ पर। ये 23 और 9 32, 32 और 8 यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है यहाँ पर 40। ये 40 आ रहा है और ये 330 आ रहा है। मुझे जो माध्यम मिलेगा वो 330 को 40 से भाग करने पर मिल जाएगा। 40 से भाग करने पर मिल जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4 अट्टे 32, 8.25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुजनुमा क्षेत्र की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है। गायों द्वारा चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये भी मैं त्रिभुज बना दिया मैंने यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या बोला कि इसकी जो भुजाएं है वो 26 की है, ये हो जाएगी 30 की और एक 28 की है यहाँ पर। ठीक है, कोई सी भी कोई सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पर। तो यहाँ पर 7 मीटर लंबी से गाय को बांधा गया है। एक 7 मीटर की यहाँ पर हो जाएगी, 7 मीटर की रस्सी होगी तो यहाँ यहाँ तक चढ़ पाएगी भाई वो। समझ आ गई बात। यहाँ पर अगर 7 मीटर की रस्सी इतनी तो इतना चढ़ पाएगी वाली, और एक 7 मीटर की रस्सी यहाँ पर होगी तो इतना चढ़ पाएगी उस खेत को। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बिना चरा हुआ भाग चाहिए, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये यानी ये जो क्षेत्र बचा है इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो कैसे निकलेगा भी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि पहले तो मुझे इसका पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा यहाँ पर। तो इसका मतलब सवाल अच्छा है, ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर टाइम लेने वाला सवाल है। तो यहाँ पर इसका मैं सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा कि इसका पहले मुझे परिमाप चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, 8 6 14, 8 से 14 का 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ, 2 3 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 को आधा करूंगा तो 42 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो अर्ध परिमाप है एस का मान जो है वो 42 है। एस का मान अगर मेरे माप आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया निकालने का त्रिभुज का। इसके लिए मुझे एस रखना पड़ेगा। एस का मैं चलो फॉर्मूला रख रहा हूँ, हालांकि फॉर्मूला याद होगा आपको सबको, मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या रखेंगे, 42 रखेंगे और 42 को रूट पे लेंगे और 42 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 42 में से 28 घटाएंगे, 14 आ जाएगा। और एक यहाँ पर फिर 26 घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मुझे इनकी गुणा करके मुझे देखना पड़ेगा किसका वर्ग है वो, लेकिन मैं ऐसा ना करके फिर बहुत लंबे हो जाएगा वो। इसमें ऐसा ना करके मैं क्या करूँगा, मैं इसको देखो यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पर ये 7 गुणा 6 कर दूंगा यहाँ पर, 7 गुणा 7 6 42 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा 7 आ जाएगा और ये 16 को मैं 16 ही रखूँगा क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से जोड़े बाहर निकाल दूंगा मैं, एक तो 7 का जोड़ा बाहर निकल रहा है, एक 6 का जोड़ा भी बाहर निकल रहा है और एक यहाँ पर
2 का भी तो निकलना चाहिए था फिर यहाँ पर। 7 छंग 42, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ठीक है। एक 2 यहाँ पर भी है, 7 के साथ भी था एक 2 यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा एक, और एक 16 को 4 निकालूँगा, 16 को 4 बार निकालूँगा बाहर, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है, तो इस तरह से निकालूँगा, क्योंकि 16 के भी 2 जोड़े बन रहे थे, 4 गुणा 4। यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अब नहीं लेगा, ये अब नहीं लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनके जोड़े निकाले हैं। जोड़े निकाले तो इनकी गुणा कर दूँगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 छंग 48, 48 को मैं 7 से गुणा करूँगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, और 7 चौक 28, 5 33 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इनकी गुणा करता, सबकी इनकी गुणा करता और मैं देखता, तो 336 का वर्ग मिलता मुझे वो। तो हमें ऐसे करना है, ऐसे करने से आसान हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से जो इसका एरिया आएगा वो 336 आ जाएगा। इसको मैं मिटा दूँगा ऐसे। यानी कि इसका जो एरिया आएगा बड़े वाले त्रिभुज का, इसका तो 336 का आ जाएगा। 336 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है इनका, ये जो है ये, अच्छा देखो सवाल अच्छा है कुल मिला करके, ठीक है। तो इसमें मुझे ये एरिया निकालना है इसका, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई। अगर मैं देखो इसको इस तरह से करूँ, फिर उसको इस तरह से मैं यहाँ पर लेकर आऊँ इस जगह पर, ठीक है। तो इसमें कितने भाग बनने हैं भाई, 3 भाग बनने हैं यहाँ पर, ये 3 ही तो भाग बनने हैं यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 भाग बनने हैं इसके यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो कोण बना रहे होंगे, ये टोटल सभी मिल करके 180 डिग्री का कोण बना रहे होंगे यहाँ पर ये। 180 डिग्री का कोण बना रहे होंगे मिल करके तीनों के तीनों। तो मैं इनका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। कभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैंने बताया था त्रिज्या का, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बताया था, और इसका लंबाई बताई थी कितनी होगी इसकी लंबाई। लंबाई के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर थीटा बटे 360 रखते हैं, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। एरिया के लिए हम ये रखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा का मान यहाँ पर 180 आएगा। 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो 3 क्षेत्र बनने, तीनों के तीनों ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर 22/7 आ जाएगा भाई। 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, तो 7 गुणा 7 आ जाएगा। थीटा का मान 180 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में आ जाएगा 360। समझ गए आगे, समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर 360 आ जाएगा यहाँ पर। 180 से 2 बार चला जाएगा ये, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर, यानी घर से तो 77 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आएगा तीनों का मिला करके 77 आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने जो काम किया था, ये मुझे सिर्फ इतना करना था कि मुझे इनका एरिया निकालना था, जो कि इनका तीनों का योग 77 है, ठीक है। और भी दूसरा तरीका हो सकता है, वो हो सकता है लंबा हो जाए, तो यहाँ पर ये तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो 77 हो जाएगा इसका, 77 को मैं इसमें से घटा दूंगा, 77 को इसमें से घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 259, ठीक है। 259 इसका आंसर आ जाएगा, 259 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन ये है कि दो बहुपद ये दिए गए हैं, उनका एचसीएफ x-3 है, तो इनका एलसीएम बताना है भाई। दो बहुपद, मैंने कहा कि दो बहुपद, या इसमें तो बहुपद दिए हुए हैं, दो संख्याएं होती हैं, तो दो संख्याओं की गुणा और बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है। यही तो होता है भाई, गुणा एलसीएम एचसीएफ यही होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, इनकी गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12, और भाग किससे करनी है, भाग करनी है x-3 से, x-3 से इनकी भाग करनी है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरह से, तो आंसर मुझे फाइंड करना पड़ेगा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6 के ऐसे टुकड़े करूँगा, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो इसका मेरे पास टुकड़े कितने हो जाएंगे, x माइनस का, दोनों माइनस माइनस का आएंगे, तो यानी कि 2 3 6, x माइनस का 3 और x प्लस का 3 हो जाए, x माइनस का 3 और x माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस माइनस का आएंगे, प्लस में लास्ट का रहेगा यहाँ पर, तो ये दोनों माइनस का आएंगे। यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी ये 12 के टुकड़े करने हैं जोड़ने पर, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास x-3 और x माइनस का 4, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर कुछ बच्चों को आते नहीं होंगे माइनस प्लस कैसे रखते हैं, ये कोई इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ पर समय है नहीं, वरना उसको मैं बता देता है किस तरह से ये निकाला जाता है। बटे में आ जाएगा x माइनस का 3 यहाँ पर, ठीक है। x-3 कट जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो बचेगा वह x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x माइनस का 4, ये बचेगा इसका एलसीएम। एलसीएम ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है भाई, बी में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 9 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर अनमोल अपनी चाल अगर दुगनी कर देता है, तो उसे निखिल से 7 घंटे कम लगेंगे। यानी कि अनमोल की स्पीड पहले अगर 1 थी, तो उसने 2 कर दी, तो उसको जो लगने वाला टाइम है अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा इसका टाइम इतना लगेगा यहाँ पर अब। तो यहाँ पर पहले उसको 2 टाइम लगता है, तो अब उसको 1 टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ पर उसको अब 1 टाइम कम लग रहा है, 1 यूनिट का टाइम कम लग रहा है। टाइम का डिफरेंस कितना है, 9 घंटे यहाँ अधिक लग रहे थे और 7 घंटे यहाँ कम लगेंगे, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 16, क्योंकि प्लस का 9
और मैं इसका 7 करूँगा, इसका डिफरेंस निकालूँगा कि 7 घंटे कम लग रहे थे, 16 आएगा जुड़ करके। एक का मान यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो उसको जो पहले अब समय लग रहा था 16 दूनी 32 घंटे का समय लग रहा था उसको। 32 घंटे का समय लग रहा था इस 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। तो 192/32 आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी। इसको इससे काटूँगा तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक बर्थडे टोपी एक लंबे वृत्तीय शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बर्थडे टोपी इस तरह से बनेगी भाई, ये इस तरह से बन जाएगी बर्थडे टोपी, ये शंकु के आकार की बन गई यहाँ पर। और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जिसके आधार की त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि जिसके आधार की त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर की है। आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एच का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो बोला है कि 15 टोपे बनाने के लिए अभिष्ट कागज की शीट का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि अगर मैं इसके कागज के कारण केवल मैं कागज की बात करूँ तो इसकी मुझे वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होगी। वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल। एल का मान कितना हो जाएगा? एल का मान आ जाएगा यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा, और रूट 100 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या है। एल का मान जो होता है वो होता है एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एल का मान मेरे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका निकाल सकता हूँ 22/7। आर का मान कितना है? 6 है, और एल का मान 10 है यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। चलो अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें मुझे 15 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 15 टोपी की आवश्यकता है। 15 टोपी है तो 15 से और गुणा कर दूंगा यहाँ पर। 15 से गुणा करूँ तो अब तो मुझे कुछ इसमें रखना ही पड़ेगा, यहाँ पर 15 से गुणा करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट तो में जाएगा तो ये लगभग में आंसर आ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर 15 छक्का 90 आ जाएगा, यानी कि 2 सिफर बाद में जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 थे 19। ठीक है, ये 1/7 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 सिफर इसके बाद में है। इसको मैं काट लेता हूँ तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। बचेंगे मेरे पास 5, और 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। बचेंगे मेरे पास 2, 7 दूनी 14 फिर से आएगा, यानी कि 2 8 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 28 26 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्ताकार एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की 2 क्रमिक छूट देकर 855.4 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 90% का छूट का मतलब कितना होगा? 90% की छूट का मतलब हो जाएगा 9/10, यानी कि 9 की छूट दे दी 1/10, यानी कि 10 रुपये की कोई चीज़ थी, उसका मूल्य जो है 10 रुपये का था, और उसने 1 रुपये में बेची है 90% की छूट दे करके। ठीक, ये बात समझ में आ गई भाई? 10 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपये में बेची है 90% की छूट दे करके। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि 4 रुपये की कोई चीज़ थी, उन्हें 3 की छूट देकर 1 रुपये में बेची है। तो उसका जो यहाँ पर ये एमपी है, और यहाँ पर एसपी है उसका। तो ये 40 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि उसने छूट देकर इतने में बेचा है, यहाँ पर 855.4 रुपये में बेचा है उसको, यानी कि 1 का मान जो है वो 855.4 है। 1 का मान अगर ये है तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 40 का मान 4 से गुणा कर दूंगा, तो ये 40 से गुणा करो, 4 0 से तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 85 56 गुणा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस आ गया। अभी यहाँ पर मार्क प्राइस आ चुका है। यहाँ पर सवाल में बोला है कि उसके द्वारा अगर कोई छूट नहीं दी गई होती, यानी कि वो इसी मूल्य पर बेच रहा है मार्केट पर, मार्क प्राइस पर, तो उसको 40% का लाभ होता है। यानी कि अगर वो इसको ही एसपी बना दी, इसी को ही एसपी बना दी, तो उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य बताना, क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई? क्रय मूल्य होगा 85 54 गुणा 4, तो 40% का लाभ अर्जित कर रहा है। 40% का लाभ अर्जित करने का मतलब है 5/7। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको मैं 7 से काट दूंगा, 5 चौक 20 तो ये आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 चौक 20 आ रहा है, 7 से इसको काटूंगा, कट सकता है, 7 एकम 7 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो 1222 आ रहा है, और इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 24,440, 24,440 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत करने में कर लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और एक आध तरीका और बताऊं? चलो ठीक है, अभी इतना समय है नहीं, वरना और मैं एक दो तरीके और बता देता इसके। ये सवाल करते हैं, एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि यहाँ पर जो छूट है वो 1/4 की है, यानी कि यहाँ पर छूट 25% की है।
ठीक है, अभी 25% की दूसरी है यहाँ पर 25% की, दूसरी भी 20% की है यहाँ पर। तो बोला है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? 4 से 1 की छूट दे रहा, 3 हो जाएगा, 20 पंजे सौ 5 से 4 हो जाएगा, 4 पंजे 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी छूट दे रहा है अभी वो? 8 की छूट दे रहा है, किस पर? 20 पर, गुणा 100, 20 पंजे सौ 5 अट्ठे 40% की छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आसान सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या करने की, इनको डेफिनेशन देने की इसमें ज़रूरत है नहीं, बहुत आसान सवाल है ये। इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई अगर सवाल ऐसा आएगा तो मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक ट्रैक्टर के पिछले पहिए का व्यास 1.5 मीटर है। कुछ दूरी तय करने के लिए पिछला पहिया 80 चक्कर लगाता है। यानी कि उसका जो व्यास है, ये पहिया है यहाँ पर एक, ठीक है? ये पहिया है तो इसका व्यास दिया हुआ है यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ है 1.5 मीटर का। तो इसकी परिधि का पता लग जाएगा कभी, यानी कि पता लग जाएगा कितनी परिधि है इसकी, ये गोल-गोल। इसका ये जो व्यास होगा, व्यास तो 1.5 मीटर है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या 1.5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2 पाई आर। मुझे 2 पाई आर का मान चाहिए। 2 पाई आर जो होगी इसकी परिधि होती है 2 गुणा 22/7 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 1.5/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अभी मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, 2 से 2 काट दूंगा, केवल मुझे इतना रखना है यहाँ पर। मैं केवल इसकी गुणा कर लेता हूँ, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, 33, यानी कि 33/7 आ जाएगा। समझ गए ये बात? यहाँ पर जो इसका जो ये परिधि है ना, तो परिधि आ जाएगी इसकी 33/7 यहाँ पर, इसकी जो दूरी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये वाला पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो ये 33/7 मीटर की दूरी तय करेगा। 33/7 मीटर की दूरी तय करेगा अगर ये एक चक्कर लगाता है। तो अगर 80 चक्कर लगाएगा तो 80 चक्कर लगाने में कितनी करेगा? 80 में इतनी करेगा, 33 गुणा 80/7। देखो मैं गुणा नहीं करता हूँ, ये मैंने बात बता रखी है। मुझे यहाँ गुणा गुणा करके समय खराब नहीं करना है। आगे देखते हैं, आगे बोला है तथा उसी समय अगला पहिया 240 चक्कर लगाता है। भाई इतनी दूरी तय कर रहे हैं वो, यानी कि जो पहिया था उसने 80 चक्कर में इतनी दूरी लगाई, दूसरा वाला 240 लगा रहा है, लेकिन दूरी तो बराबर ही तय कर रहे हैं ना दोनों पहिए। ऐसा तो है नहीं कि पहला पहिया वो पीछे रह गया, अगला पहिया आगे निकल गया उससे, ऐसा नहीं, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। दूरी तो लगभग दोनों बराबर ही कर रहे हैं ना, लगभग लगभग दोनों बराबर ही दूरी तय कर रहे हैं। तो इसका मतलब 240 चक्कर में उसने इतनी दूरी तय करी है ये वाली, इसने 80 चक्कर में इतनी दूरी तय करी है, इसने 240 में इतनी दूरी तय की है। ये बात समझ में आ गई? अगर उसने 240 चक्कर में इतनी दूरी तय की है तो एक चक्कर में कितनी तय की होगी? बटे में 1, बटे में 240 कर देंगे भाई, एक चक्कर में दूरी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक चक्कर में दूरी आ जाएगी। ठीक है भाई, एक चक्कर की दूरी आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ तो मेरा यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, 3 से 21 आ जाएगा, यानी कि 33/21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 33/21 आ जाएगा। तो ये जो मान आ गया 33/21, इसके इस वाले बड़े वाले पहिए की एक चक्कर की तय की हुई दूरी आ गई, जो कि छोटे वाले पहिए की जो थी वो ये वाली थी 33/7, और बड़े वाले पहिए की आ गई 33/21। ये एक चक्कर की दूरी है, यानी कि इसका व्यास आ गया। कुल मिला के अगले पहिए का सॉरी अगले पहिए की परिधि आ गई है। छोटा या बड़ा कह सकते हैं, इसमें छोटा बड़ा से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले पहिए का व्यास आ गया, यानी कि इसका व्यास जो होगा, पहले तो इसकी परिधि का वो निकालेंगे इसका। ये जो है 33/7 जो है इसकी परिधि आ गई इसकी, यानी कि उसने एक चक्कर में इतनी दूरी तय की है, ये एक चक्कर में इतनी यहाँ पर, ये 33/21 आ जाएगा यहाँ पर, 33/21 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से मुझे आर का मान निकालना। देखो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था कि एक यहाँ पर रखता मैं लाइन और ऊपर इनको रखता, फिर नीचे इनको रख देता, एक बार में काट देता, लेकिन वो सारा फिर माथापच्ची हो जाती, उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने करा क्या। वो ऐसा नहीं करना, सवाल को समझ के करेंगे, सवाल को समझ के करेंगे तो हम फिर अपनी स्पीड भी पकड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहले हमें समझ में भी तो आना चाहिए ये होता क्यों है ऐसा ही। तो यहाँ पर 33/21 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको मैं देखो यहाँ पर 22/7 आएगा, यहाँ से आर का मान मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, मुझे आर का मान निकल जाएगा यहाँ से 2 गुणा 22/7 और गुणा आर। आर का मान मुझे चाहिए तो 33/21 है यहाँ पर, ये 33/21 है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसको 22 से काटूंगा, 11 से काटूंगा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक है, 7 से इसको काटूंगा, 7 तिया 21, 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी कि आर का मान जो आएगा, आर का मान 1/4 आ जाएगा। आर का मान अगर 1/4 आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से 0 लगा करके पॉइंट बढ़ा दूंगा यहाँ पर 1/4। ठीक है भाई, इतना सही है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ से इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.25। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसकी त्रिज्या आ गई। हमें चाहिए व्यास, यहाँ पर व्यास चाहिए, तो व्यास इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 0.50 हो जाएगा। व्यास इसका 0.50 हो जाएगा, यानी कि 0.5 ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में था ये, और डी में भी कुछ था, तो या डी में होगा या सी में होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.50। बात समझ में आ गई होगी।
इसको डायरेक्टली भी बताऊँ, डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर समझ में नहीं आएगा। उसको समझ लेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? समझने में ही बेहतरी है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये ए, बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार है तथा लाभ को 3, 4, 5 के अनुपात में बाँटते हैं। ये ए, बी, सी है यहाँ पर, ठीक है भाई, ए, बी, सी हो जाएँगे तीनों। ये 3, 4, 5 के अनुपात में लाभ को बाँटते हैं यहाँ पर। बोला है 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं तथा शेष लाभ का बँटवारा करते हैं। बी को उसके हिस्से का इतना मिलता है, ठीक है? बी के हिस्से का, यानी बी का हिस्सा कितना है? 4 है, यानी कि 4 का मान कितना है भाई? 4 का मान है 18, 14 और डबल 0। तो यहाँ से कुल लाभ मिल जाएगा कि 3, 4, 7, 5, 12, यानी कि जो इनके बीच में बटा था, वो भाग का मान आ जाएगा कि यहाँ पर, यानी कि 4 से भाग करूँगा तो कुल मिलाकर मुझे 4 से 3 बार कट जाएगा, तो मुझे कुल मिला के 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि जो इनका बीच में जो बटा हुआ माल था, सॉरी जो लाभ था यहाँ पर, 18, 14, डबल 0 गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इतना था जो इनके बीच में बाँटा गया था। ये बात समझ में आ गई? सवाल में बोला है कि यदि वे लाभ का 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में रख देते हैं और शेष लाभ को बँटवारा करते हैं। इसका मतलब ये जो मान है 96% का है अभी। 96% का मान यही, 96% का तो मान है, यही तो बटा था इनके बीच में। बोला है कि आपातकालीन निधि के लिए रखी गई राशि बतानी है, वो कितनी थी? 4%, यानी कि 96% का मान है, मुझे 4% का निकालना। समझ में आ गई बात? यानी कि ये 96% का वो भाग है जो इनके बीच में बाँटा गया था। इनके बीच में बाँटा गया था वो भाग है ये, मुझे 4% का मान निकालना, 4 से गुणा कर दूँगा, 96 से मैं इसकी भाग कर दूँगा। ठीक है भाई? 96 से भाग कर दूँगा, तो 4 से इसको काटूँगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। कुल मिला के मुझे 1814 को 8 से भाग करनी पड़ेगी। इसको मैं 8 से भाग कर दूँगा, किसको भाग करूँगा? इसको मैं 8 से भाग कर दूँगा, कुल मिला कर के ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। 8 से भाग करूँगा, आंसर आ जाएगा। 8 से भाग करूँगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा भाई। बचेंगे 2 यहाँ पर और 8 दूनी फिर से 16 आ जाएगा। तो यानी कि 22,675 इसका आंसर आएगा। 22,675 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत इस सवाल में? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है। 5 साल में 25 गुनी हो जाती है भाई, और 7 साल में कितनी हो रही है? 36 गुनी हो जाती है। 7 साल में 36 गुनी हो रही है, तो 2 साल में कितनी गुनी हो रही है भाई? 2 साल में? 2 साल में हो रही है वो 36/25, ठीक है? 36/25 गुनी हो जाएगी, गुनी करनी है हमें यहाँ पर, 2 साल में हो जाएगी। यानी कि अगर 2 साल में ये हो रही है तो 1 साल में भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6/5 हो जाएगा, ठीक है? 1 साल में ये होगा, फिर 2 साल में 36/25 हो रही थी, तो 1 साल में 6/5 होगी, तभी तो 2 साल में 36/25 गुना हो रही थी। यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो हम इसको साधारण ब्याज की तरह काउंट कर सकते हैं। ₹5 की अगर धनराशि है तो मिश्र धन लग के ₹6 हो रही है वो, यानी कि इसमें ₹1 का ब्याज मिल रहा है। ₹1 का ब्याज मिल रहा है किस पर? ₹5 पर, गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ब्याज की दर जो होगी वो 20% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक कर सकते हैं। 75 कर्मचारी हैं, वो 60 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? आगे बोला है कि कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। मानता हूँ कि डी दिनों तक 15 कर्मचारियों ने काम करा और छोड़ दिया। शेष काम कितना रहा? शेष काम कौन करेगा? शेष काम करेगा, 65 दिनों में पूरा होगा। 15 ने काम छोड़ दिया, 60 कर्मचारी बचे, यानी कि 65 गुणा 60 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 75 गुणा 60 है और यहाँ 60 गुणा 65 है। यानी कि इसको इधर ला सकता हूँ, मुझे गुणा नहीं करनी है, गुणा करके मैं समय खराब करूँगा। यहाँ पर मैं ला सकता हूँ 60 मेरा कॉमन आ रहा है, 75 में से 65 जाएगा, 10 बचेगा, 10 गुणा 6 60 आ जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा, और डी गुणा 15 आ जाएगा यहाँ पर। 15 चौका 60, 40, यानी कि डी का मान 40 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा है कि 15 कर्मचारी ने कितने दिनों के बाद छोड़ा था? 40 दिन के बाद काम छोड़ा था, यानी कि इन्होंने जो है वो 40 दिन तक काम किया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने बताया था, यहाँ पर अगर मुझे औसत की बात इसमें की गई है, तो यहाँ पर योग बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है भाई? n+1/2 होता है, और जब मैं इसको औसत निकालूंगा तो यहाँ से क्या होगा? औसत निकालने पर ये n कट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे n से भाग करनी पड़ेगी, तो n+1/2 औसत होता है इसका, ठीक है? उसी प्रकार सम का भी बताया था, विषम का भी मैंने बताया था, ठीक है? और वर्गों का भी बताया था, 4-5 फॉर्मूले बताए थे मैंने, ठीक है? तो यहाँ पर 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का मुझे औसत चाहिए कि मतलब n की जगह 95 रख दूंगा। 95 और 1 2/96, यानी कि 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यह है कि शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ds
यूएस, बी और डब्ल्यू की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यहाँ बोला कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि इसका मान 20 है। 8 किलोमीटर की जो है धारा की चाल है, इसका मान 8 है। इन दोनों के मान 8 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा, 12 बचेगा। ठीक है भाई, यही तो हम करते हैं। बोला एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी तय धारा की तय करने में लगने वाला 6 किलोमीटर अधिक है। यानी कि यहाँ पर धारा की दिशा में और धारा की प्रतिकूल दिशा में अगर नाव जो है दूरी स्पीड से जा रही है और किसी दूरी को तय कर रही है, निश्चित दूरी को, तो 6 घंटे का समय अधिक ले रही है, लेकिन 6 घंटे का समय हमेशा इधर अधिक लेती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है इसमें, अगर 6 घंटे का समय अधिक ले रही है तो पहली दोनों चालों की गुणा रखेंगे ऊपर और नीचे इनका डिफरेंस रखते हैं। नीचे इनका डिफरेंस रखते हैं अगर 6 घंटे या कुछ घंटे अधिक या कम ले रही है तो। अगर टोटल ले रही है तो तब योग रखते हैं नीचे। 28 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 16 बचेगा। यहाँ पर हम रखते हैं टाइम। टाइम कितना है, 6 घंटे, और बराबर में डिस्टेंस होती है। तो यही तो पूछा है यहाँ पर, यही पूछा है यहाँ पर, इसका मान निकल जाएगा। यहाँ पर 2 से काटता हूँ, 2 छंग 12, 2 8 16, 8 3 24, 3 छंग 18, 18 छक्का 108 होते हैं। ठीक है भाई, 18 छक्का 108 होते हैं। ये गुणा गड़बड़ हो गई कुछ, यहाँ पर मैंने इसको काटा 2 छंग 12 और 2 8 16, 8 तो कट ही नहीं रहा ना, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटूंगा, 3 से 2 से काटूंगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 आ जाएगा, और 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, और 21 छक्का कितने होंगे भाई, 21 छक्का 126 हो जाएंगे। 21 छक्का 126 हो जाएंगे, 6 कम 6 दूनी 12, तो इसकी जो दूरी है वो 126 किलोमीटर की दूरी है। 126 किलोमीटर की इसकी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14 से विभाज्य है। 14 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 14 से विभाज्य है तो वो 7 से भी होगी और 2 से भी होगी। ठीक है, 7 से भी होगी, 2 से भी होगी, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये 14 से विभाज्य नहीं होगी ये वाली। ठीक है भाई, ये वाली जो संख्या है ये तो हमें काउंट नहीं करनी है, बची ये वाली, ये हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से 2 से तो सभी विभाजित है, तो हमें 7 का देखना पड़ेगा कि 7 से कौन सी वाली है। 7 से विभाजन का नियम ये होगा यहाँ पर कि ये जो लास्ट के 3 अंक है, ठीक है, इनका अंतर और लास्ट में जो बाकी जो बचे हुए हैं इनके योग का अंतर 7 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट के 3 अंक है और इससे पहले के जितने भी अंक है इनका योग 7 से विभाजित होना चाहिए, अंतर का इनके योग के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आ रहा है 7 4 11, 11 और 8 19, और ये कितने बच रहे हैं, 12। 19 में से 12 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा पहला ही मिल गया, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ये जो है 14 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। तो कुल मिला के इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें 2 छात्र ए थे और बी थे। ठीक है, एक को x मिले तो दूसरे को x प्लस 9 अंक अधिक मिले। ठीक है, और इसको जो मिले हैं इसमें से एक ने दूसरे से, यानी कि इसकी बात कर रहा वो, ठीक है, इसको दूसरे को 9 अंक अधिक मिले तो उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% थे। इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2x प्लस 9। इनके अंकों का योग का 56% किसके अंक है, 56% किसके अंक है, इसके x प्लस 9 के। ठीक है, यानी कि इसके अंक जो है इनके योग के 56% है। ये सवाल में कहा है, इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान निकल आएगा, आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से मैं काटता हूँ, 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा 25 दूनी 50 है, 25 नंबर 225। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 14x, 14 नंबर 126। हालांकि कभी कभी हम x रख लेते हैं ना, तो बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे यार ये तो x रख लिया यहाँ पर, लेकिन ये कभी मत भूलना कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 50x है, यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 14x, यानी कि 14x से इसकी गुणा होती है, मैंने उल्टी गुणा कर दी यहाँ पर ये। ठीक है, ये मैंने गलत गुणा कर दिया, यानी कि 14 की इधर होगी, 25 की इधर होगी। 14 दूनी 28x हो जाएगा यहाँ पर, और 14 नंबर 126 आ जाएगा यहाँ पर, और 25x यहाँ पर हो जाएगा, और 25 नंबर 225 यहाँ हो जाएगा। ये 25x इधर आकर के घट जाएंगे, 3x बचेगा, और ये 126 उधर जाकर के घट जाएंगे। तो कितना बचेगा भाई, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 21 में से 12 जाएंगे तो भी 9 बचेगा, यानी कि x का मान 33 आ जाएगा। x का मान 33 आ जाएगा। सवाल में पूछा कि उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या थे, यानी कि एक ने 33 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे ने 42 अंक प्राप्त किए होंगे। 33 और 42 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दो पाइप एक टैंक को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक टैंक है,
ये 12 घंटे भरता है और ये 18 घंटे में भरता है एक दूसरा टैंक। एक तीसरा टैंक है खाली कर सकता है ये खाली करने वाला है, ये 8 घंटे में खाली करता है इसको। ठीक है, यहाँ पर इनका मैं ले लूँगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 18 रख दूँगा। 18 को 12 से विभाजित होने के लिए अगर मैं 2 यहाँ पर 2 रख दूँ तो 2 छंग 12 यानी कि हो जाएगा। 12 तो हो गया विभाजित और 2 चौक 8 ये नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 2 और रखूँगा यहाँ पर। अब मेरा हो जाएगा, ये मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आएगा। 12 से इसको मैं काटता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 छंग 18 यानी कि इसकी जो भी यूनिट आ जाएगी 6 आ जाएगी यहाँ पर। इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। इस वाले की कितनी आ जाएगी, इसको मैं काटूँगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई। ये खाली करने वाला है 4 6 10 यानी कि केवल 1 यूनिट 1 मिनट में भरा जा रहा है, 1 घंटे में भरा जा रहा है 1 यूनिट। 6 4 10 है, 9 यूनिट खाली हो रहा है, 10 भरा जा रहा है, 1 9 खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में केवल 1 ही यूनिट पानी भरा जा रहा है। बोला कि तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाने पर कितने समय में भर जाएगा। टोटल कितना है, 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 की टोटल टंकी है और इनका एलसीएम 72 भी था, कोई दिक्कत ना थी वैसे तो, आसानी से निकल जाता। तो यहाँ पर 1 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जा रहा है, 72 घंटे में भरेगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होता है, एक तो समानुपात में है ये, ठीक है, एक समानुपात में है ये, और समानुपात के इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये सबका एक ही तरीका है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। उसमें बहुत से बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से रखो जिस तरह से ये रखा हुआ है, इस तरह से रखो जैसे ये रखा हुआ है 16.8, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना, बाहर वालों की गुणा करनी और अंदर वालों की गुणा करनी, कुछ नहीं करना, बस दोनों को बराबर कर देना है। ये 9.6x आ जाएगा तो बराबर 16.8 और गुणा 18 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट रहा है आराम से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट से पॉइंट तो कट रहा है, लेकिन और यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पर 6 से कटुआ 6 तिया 18 आ जाएगा और 6 कम से 6 36 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और तो नहीं कटता कुछ भी यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 21 या 63/2 आएगा। 63/2 कितना होता है, 31.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 31 दूनी 62 और 1 63, ठीक है, सही है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन इसी में ही है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसमें केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करनी। देखो कैलकुलेशन करनी कैसे है, ठीक है, मैं एक तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जिस तरह से करना चाहे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से करनी है। 5.6 है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं 5.6 को 56/10 लिख सकता हूँ भाई, 56/10 लिख दूंगा। इसको क्या लिखूंगा, इसको 36/100 लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा। प्लस में क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा यहाँ पर 42/100 लिखूंगा और गुणा में 32 यहाँ पर 10 लिखूंगा, इतना लिख सकता हूँ भाई। और बटे में कितना आएगा मेरा, बटे में मेरा यही रहेगा, यहाँ पर 8/10 लिख दूंगा और गुणा यहाँ पर लिख दूंगा मैं 21/10, ठीक, इतना लिख सकता हूँ भाई। इतना लिखने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर भी 1000 है, ये 1000 को मैं एलसीएम मान करके 1000 को मैं यहाँ रख लूंगा, 1000 को यहाँ रख लूंगा और इसके बटे में क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा ये 56 गुणा 36, मुझे गुणा नहीं करनी है अभी, ठीक है भाई, 56 गुणा 36 और प्लस 42 गुणा 32, ठीक है, इतना कर दूंगा मैं। और यहाँ पर रखूंगा 8 गुणा 21 और बटे में रखूंगा यहाँ पर 100, ठीक है, यहाँ पर 100 रखूंगा। इस 100 से ये 1000 में कटेगा तो 1 10 बचेगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि इसमें से ये 2 सीपर काट दूंगा मैं यहाँ पर और 2 सीपर यहाँ से काट दूंगा ये, तो ये वाला 10 जो बचेगा वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 10 जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इतना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 210 मान सकते हैं इसको। अब मेरे पास ये बचा यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर ये बचा ऊपर वाला, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ भाई, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना था, ये 8 गुणा 210 आ गया था यहाँ पर भी 7 कॉमन बाहर आ जाएगा, 7 मेरा कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरा 4 कॉमन है, यहाँ पर भी मेरा 4 कॉमन है, दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4, यानी कि 4 और 7 मेरा दोनों तरफ से कॉमन आ गया। यहाँ पर 7 कॉमन निकला तो 6 आ जाएगा, 7 8 56 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 है तो 4 8 32, 4 9 36 9 आ जाएगा, प्लस 7 से यहाँ बाहर आया था, 7 6 6 बचेगा यहाँ पर, और 4 8 32 यहाँ बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और बटे में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8 गुणा 210, ठीक है, हालांकि गुणा करके करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 7 चौक 28 आ जाएगा ये, या इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ अभी, केवल मुझे अंदर वाले देखने, 8 9 72
8 9 72 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा। 72 और 48 कितना हो जाएगा? 8 2 10 7 7 4 11 1 12 यानी कि 120 गुणा 7 चौक 28 ये बन रहा है और नीचे आ जाएगा 8 गुणा ये 210 8 गुणा 210 बन रहा है। अब मुझे केवल इसको कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर और इसको मैं काटूँगा 3 से, 3 चौक 12 3 सत्ते 21 7 चौक 28 4 दूनी 8 2 दूनी 4 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 2 आएगा इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। बाकी अगर पॉइंट्स में गुणा करना चाहे तो पॉइंटों में गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी 3:5 के अनुपात में है। ये 120 लीटर का घोल है, 3 और 5 के अनुपात में है यहाँ पर। ये नमक है यहाँ पर, ये नमक है और ये वाटर है। नमक को साल्ट बोलते हैं वैसे तो। नमक का 3 और 5 के अनुपात में है। जब 6 घंटे तक उल्टा धूप में रखा जाता है तो अब उनका अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है यानी कि 5 और 3 हो जाता है, यानी कि पानी उड़ जाता है। जब धूप में रखा जाएगा तो पानी उड़ जाएगा, यानी पानी कम हो जाएगा। पानी कम होगा लेकिन नमक तो बराबर रहेगा। नमक बराबर रहेगा लेकिन नमक यहाँ पर बराबर नहीं है, दोनों को बराबर कर लेंगे यहाँ पर। इसकी 5 से गुणा करेंगे, इसकी 3 से गुणा करेंगे, तो दोनों में काम करना पड़ेगा। 5 से यहाँ गुणा होगी और 3 से यहाँ गुणा होगी। 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, ठीक है? यानी कि पहले नमक 25 यूनिट था, अब रह गया 9 यूनिट। ये तो बराबर होगा 3 पंजे 15 3 पंजे 15 यानी कि 16 यूनिट पानी का वाष्पीकरण हुआ है। 16 यूनिट पानी का वाष्पीकरण हुआ है। सवाल में पूछा है कि कितना वाष्पीकरण हुआ है। 5 तिया 15 और 25 15 और 25 कितने होते हैं? 40। 40 का मान कितना है भाई? 40 का मान 120 है ऊपर। 40 का मान 120 है, 16 का मान निकालना है मुझे। 4 तिया 12 16 तिया 48 यानी कि 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या है यदि पहला पद माइनस का ए है, माइनस का 20 है और अंतिम पद 28 है। तो यहाँ पर 17 पदों का योगफल हो जाएगा। ऐसे पदों का योगफल क्या होगा अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो इसका हो जाएगा n/2 a प्लस एल, ठीक है? यही हो जाएगा यहाँ पर। n पदों का योग, n की जगह कितना है? 17/2 आ जाएगा यहाँ पर और a का मान माइनस का 20 है और l का मान 28 है। यहाँ से 8 बचेगा, 2 चौक 8 और 17 चौक 68। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चैप्टर ऐसा है कि जब तक इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है? एक-एक, दो-दो क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है कि एक-एक, दो-दो क्वेश्चन करने पर ये हो जाए। हालाँकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, बिल्कुल ठीक बात है। रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक उपसमुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय होता है, ये भी बात ठीक है। प्रत्येक समुच्चय अपना भी उपसमुच्चय होता है। यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय 1024 होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि यहाँ पर इसका जो फ़ॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n बनेगा। n के अवयव कितने हैं? n की जगह 10 है, 2 की पावर 10 करेंगे तो ये 1024 आता है। तो ठीक है, ये तीनों ही ठीक हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये इसमें दिया हुआ है। पाई चार्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये काले वाले जो है प्रथम सत्र के अंक हैं और व्हाइट वाले जो है ये द्वितीय सत्र के अंक हैं यहाँ पर। ये अंग्रेजी, गणित, भौतिकी इस तरह से दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक? अब वो देखें ये क्या है, ये इनके अंक दिए हुए हैं यहाँ पर। सवाल में पूछा है कि सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात बताना है। सभी सत्रों में, सभी विषयों में प्रथम सत्र कौन सा? भी व्हाइट, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला है ये, ब्लैक वाला जो है प्रथम सत्र है यहाँ पर। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात बताना है। तो अधिकतम अंक तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे भाई, काले वाले के जो अधिकतम अंक है 100 हो जाएंगे, ठीक? 100 हो जाएंगे। अनुपात किससे बताना है? न्यूनतम अंक से। न्यूनतम अंक यहाँ पर ये वाले हो जाएंगे 70। तो 10-70 यानी कि 10-7 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि द्वितीय सत्र कौन सा? व्हाइट वाला। व्हाइट वाला को जोड़ देंगे यहाँ पर 80-80 160 आ जाएगा भाई ये। इसके अलावा ये कितना बचेगा? ये यहाँ पर बचेगा, ये 75 बचेगा और ये कितना बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा यहाँ से, ये 75, ये 65 बचेगा, ये 65 बचेगा और ये कितना बचेगा? ये 60 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? इनको जोड़ करके 5 से भाग कर देनी है या डायरेक्ट इसमें 5 से भाग करके जोड़ देंगे इसको। ये आ जाएगा यहाँ से 5 तिया 15 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब जोड़ देंगे तो औसत आ जाएगा इनका। जोड़ देंगे इनको, यहाँ पर देखें तो ये 25 हो जाएगा, 25 और 15 यहाँ पर आ जाएगा 40, 40 और 32 हो जाएगा यहाँ पर 40 और 32 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल लेंगे, ठीक है? ये जोड़ करके भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम अंक और द्वितीय सेम, यानी कि सेम वही क्वेश्चन हो गया लेकिन इसमें सत्र बदल दिया है। पहले
जो द्वितीय सत्र था अब प्रथम सत्र कर दिया। प्रथम सत्र में अधिकतम, तो प्रथम सत्र ब्लैक वाले सभी विषयों में प्रथम सत्र में, तो ये तो वही पूछा है यहाँ पर अधिकतम अंक। हाँ ठीक है, ये पूछा है कि सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम, यानी कि प्रथम सत्र ब्लैक वाला है, इसमें अधिकतम अंक कितने हैं, 100 है यहाँ पर। ठीक है, 100 है। बोला है कि और द्वितीय सत्र में प्राप्त न्यूनतम अंक, द्वितीय सत्र कौन सा, व्हाइट वाला, इसमें न्यूनतम अंक कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये कितने हो जाएंगे यहाँ से, अगर देखो तो यहाँ पर ये पूरा ये 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 60 हो जाएंगे, 60। इनका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका औसत औसत हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें, ये अच्छा ये वाला सवाल है, यहाँ पर पूछा है प्राप्त न्यूनतम अंकों का अंतर क्या है, तो अंतर कितना है, 40 है अंतर। ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है, 28वां क्वेश्चन इसी में ही है। सवाल में बोला है कि प्रथम सत्र में कितने विषयों में प्राप्त अंक द्वितीय सत्र के सभी विषयों के औसत अंक से अधिक है, यानी कि यहाँ पर औसत निकालना पड़ेगा। प्रथम सत्र में कितने विषयों में प्राप्त अंक द्वितीय सत्र के, यानी कि द्वितीय सत्र का औसत निकालना पड़ेगा। प्रथम सत्र का औसत आ गया था, द्वितीय सत्र का औसत निकालना पड़ेगा। प्रथम सत्र का औसत, प्रथम सत्र का औसत के लिए क्या करेंगे, ब्लैक वाले के जोड़ेंगे, यहाँ पर 70 और 100, 170 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 95। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा ये 80 होना चाहिए यहाँ पर भाई, ये 80 हो रहा है क्या, ये 80 ना होकर के 85 हो रहा है, प्लस का 85 आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, ये 85 नहीं, ये हो रहा था यहाँ पर 75 होता है, ये 75 होता है, ये 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ करके इनको औसत निकालें। कुल मिला करके इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये जो है ना इतनी दूर-दूर रख दे कि इसमें देखना बड़ा दिक्कत करता है ये। ठीक है, यहाँ पर ये इसको देखेंगे, यहाँ पर मिलाएँगे इसको कि कौन सा हो रहा है। ये इनको डायरेक्ट यहाँ पर रखने थे इस तरह से, ये इस तरह से अंक रखने चाहिए इस तरह से ये। ठीक है, इस तरह से होते हैं। हालाँकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा ही आता है कि इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखे हुए मिलते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है मैंने भी कुछ गलत चुन लिए हो यहाँ पर, इसमें से गलत चुन लिए, तो एक बार देख लेना आप कि किस तरह से ये रख सकते हैं। इनको यहाँ पर एक-एक करके मिलाया जाएगा, ये इस तरह से, ये ऐसे मिलाया जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन भी यही है, इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया हुआ, औसत निकालना, जोड़कर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक x एवं y को x बराबर a स्क्वायर b की पावर 3 y बराबर a की घात 3 b के रूप में लिखा जाता है तथा a एवं b अभाज्य संख्या है, तो महत्तम समापवर्तक बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है x और y, इस तरह से ये दिए हुए है, x का मान ये दिया हुआ है और y का मान ये दिया हुआ है। तो इसमें इसका महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि a स्क्वायर b की घात 3 और y का मान है a की घात 3 b, इसका एचसीएफ बताना है केवल, इसमें इसका एचसीएफ बताना है, इतनी बात घुमा के दे रखी है इसमें। तो इसका एचसीएफ बताएंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ वो होगा जो दोनों को काट रहा होगा, तो काटने के लिए a स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तभी दोनों को काटेगा। ए की पावर 3 नहीं ले सकता, बी यानी कि केवल एक बी लेना पड़ेगा, यही मेरा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये इसका एचसीएफ होगा जो दोनों को विभाजित कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मुकुल से 1.35 किमी की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है और यदि वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड दे रखी है 1.35 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है यहाँ पर, इतनी दूरी से चलती है, इतनी दूरी है यहाँ पर, ये यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस जो है 1.35 किलोमीटर की है और इसकी जो टाइम है सुनने का, वो टाइम है 3 सेकंड का, 3 सेकंड का टाइम है। तो पूछा है कि दीवानी किस चाल से यात्रा कर रही है, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी दूरी बटे समय हो जाएगा भाई। दूरी कितनी है 1.35 किलोमीटर और दूर ये जो चाल है मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1000 से गुणा करूँगा, यानी कि 1350 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, 1350 मीटर हो जाएगी, 1350 मीटर की है और टाइम कितना लगता है 3 सेकंड का, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी उसकी। अगला क्वेश्चन ये है, एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 30 सेमी का है, तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर भुजा बतानी है। ठीक है, मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने इसके फॉर्मूला बताए थे पिरामिड के, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह का इसका वो बनेगा आधार। ठीक है, ये पिरामिड का आधार बनेगा इस तरह का और ये इसका समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई ये इसकी 20 सेंटीमीटर की है, लंबाई 20 सेंटीमीटर की है इसकी। तो प्रत्येक त्रिज्या कोण की यानी कि एल का मान जो है कितना है, एल का मान यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। आर का मान कैसे निकलेगा यहाँ से, आर का मान निकलेगा यहाँ से कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका जो अंत त्रिज्या होती है,
तो r बराबर होती है a/√3। a का मान कितना है? a का मान है 20, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो 20/√3 हो जाएगी। 20/√3 हो जाएगी, 20/√3। तो यहाँ पर सवाल पूछा है पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि इसकी हाइट पूछी है, पिरामिड की हाइट पूछी है। तो यहाँ से हाइट का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। हाइट का मान एल स्क्वायर बराबर कितना होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर का मान कितना है? 900 है। यहाँ पर एच स्क्वायर का मान हमें निकालना है, आर स्क्वायर का मान 400/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर से इधर घटाऊंगा तो 9×3 = 27, 2700 में से 400 जाएगा, 2300/3 आ जाएगा भाई, 2300/3 आ जाएगा। ये एच स्क्वायर का मान आ जाएगा, यानी कि एच का मान जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा √2300/3 आ जाएगा, 2300/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 100 जो है मैं बाहर निकालूंगा 10 के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक व्यापारी 150 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, यदि ऊपरी खर्च का क्रय मूल्य 12% हो, क्रय मूल्य का 12% हो, जो ऊपरी खर्च है वो क्रय मूल्य का 12% है, यानी कि यहाँ पर उसने एक सीपी का एक सामान 150 रुपये में, और इसका ऊपरी खर्च लगाया उसने 150 का 12% होता है 18। ठीक है, तो 18 इसने लगा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 168 रुपये का इसका टोटल सीपी हो जाएगा। टोटल सीपी 168 रुपये का बोला है कि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को बेचेगा। कितने कमाना? 11/10 करना है। 11 से गुणा करूँगा, 11×8 = 88 आ जाएगा, और 11×6 = 66, 66 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 74 का 4 आ जाएगा, और 11 कम 11 और 7 यहाँ पर आ जाएगा 18, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 184.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 184.8। अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 हो जाएगी? तो ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको। पी का मान यहाँ पर 1440 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ पर जो मिश्र धन दिया हुआ है अमाउंट, तो वो दिया हुआ 2700 रुपये। तो ब्याज कितना होगा? इसमें से ब्याज इसमें से घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, आसान है। अगला क्वेश्चन ये है कि निक, केविन और जेई एक निश्चित कार्य क्रम से 327 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ये निक है, ये केविन है और एक जोई है। इन्होंने 3 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है, 27 दिन में कर सकता है। इसको अगर मैं देखूँ तो इसका एलसीएम 27 आ जाएगा, टोटल कम 27 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 9 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोला है कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। अब तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, निक ने 1 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। यहाँ पर निक ने 1 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, केविन ने कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी कि अगर निक ने 1 दिन कार्य किया है तो कितना काम किया है? 9 काम किया है निक ने। निक ने 9 काम किया है, बचा कितना है अभी? 18 काम बच रहा है। अब 18 काम बच रहा है। आगे बोला है कि केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। जिसने पहले छोड़ा काम पूरा होने से, उसको हम साथ में रखते हैं, उसको ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ ही है, उसके कार्य को और जोड़ देते हैं। कौन? केविन। केविन ने छोड़ा ना 2 दिन पहले, तो 2 तिया 6, 6 इसमें को जोड़ना पड़ेगा हमें। 6 इस कार्य को जोड़ देंगे और इसकी एफिशिएंसी को शामिल रखेंगे केवल हम। इसके जो चला गया है उसको तो जाने देंगे, जो काम करके चला गया उसको जाने देंगे, लेकिन जिसने काम पूरा होने से पहले छोड़ा है उसको शामिल रखेंगे। यानी कि टोटल जो एफिशिएंसी होगी 3 और 1 4 होगी। काम टोटल कितना होगा? 24 का होगा। 24 का काम होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 की। यानी कि काम जो समाप्त होगा 6 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर बताना है, कितना होगा? 3 संख्या है ए, बी, सी यहाँ पर। ठीक है भाई, इसमें बोला है कि प्रथम द्वितीय की 2 गुनी है, और तृतीय संख्या जो क्या बोला है? प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो मैंने मान लिया कि जो तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तो तृतीय संख्या मैंने 1 मान ली। ठीक है, तो प्रथम संख्या जो है तृतीय संख्या की कितनी है? 3 गुनी हो जाएगी। दूसरी संख्या की कितनी? 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसको इस तरह से रख सकता हूँ, तो और भी तरह से रख सकता था, तो भी वही बात थी। अब मैं यहाँ से 2 से गुणा करता हूँ, सब में तो 6, 3 और 2 कर लूँगा। सी को मैं 2 मान सकता था, यानी कि यहाँ पर इनका तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया, तीनों संख्याओं का यहाँ पर। ठीक है, अब देखो चाहे तो इसमें देखो कि प्रथम संख्या जो है द्वितीय संख्या की 2 गुनी है, 6 3 की 2 गुनी है, ठीक है, और तृतीय संख्या की 3 गुनी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 49.5 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 6 3 9 तो 11। ठीक है, 11 का मान कितना है? 11 का मान कितना है भाई? 49.5 गुणा 3 है 11 का मान। सवाल में पूछा है प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर, यानी कि यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा। 1 का मान 49 पॉइंट गुणा 3/11 आ जाएगा 1 का मान। सवाल में पूछा है कि तृतीय और प्रथम संख्या का अंतर, तृतीय का और प्रथम का अंतर 4 है।
4 से यहाँ पर गुणा कर दूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 पंजे 60 का सी पर आ जाएगा, 12 नम्मा 108, 108, 4 तिया 12 पंजे 7, 108 और 6 14 का 4 आ जाएगा, हाथ से लगेंगे 11 और यहाँ पर 4 तिया 12 चौका 48, 48 और 12 आ जाएंगे यहाँ पर 60, 604 आ जाएगा, 604 को 11 से विभाजित करता हूँ, तो 11 पंजे 55 आ जाएगा, बचेंगे 5, 11 पंजे 55, तो यहाँ पर हासिल 11 बच रहे थे, मैंने इसमें 12 जोड़ दिया तो यहाँ पर 59 आएगा ये, ठीक है भाई, ये यहाँ पर 59 आएगा, यानी कि 594, 594 आएगा, 594 को 5 से 11 से भाग करूंगा तो 11 पंजे 55 आ गया, बचेंगे यहाँ पर 4, 11 चौक 44, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 7 अंकों की एक संख्या 77 से विभाज्य है, यदि इस संख्या में 91 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? भाई 77 से विभाज्य कोई संख्या है तो संख्या 77 के होनी चाहिए भाई, या x कुछ भी रख सकता हूँ, यही तो 77 से विभाज्य होगी। और अगर इसमें कोई 91 जोड़ दो तो किससे विभाजित होगी, सवाल में ये पूछा है। यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन कितना आ रहा है, मैं कॉमन हमेशा निकालता रहता हूँ, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर 7 कॉमन बाहर आ रहा है, केवल 7 आ रहा है तो 11 क्या बचेगा, प्लस का 7 एकम 7 और 7 21 ही बचेगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत 50% है, अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो अर्जित लाभ x% है, x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल घुमा दिया है तो इसको मैं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत 50% है, 50% लाभ है इसका, तो इसका मतलब 3/2, यानी कि CP अगर कितना है 3 है तो यहाँ पर उस वस्तु को बेचा जा रहा है 3 रुपये में, ठीक है भाई। अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत 50% होता है, इसका मतलब ये लाभ जो है यानी कि अंकित मूल्य जो है 3 है, यहाँ पर अंकित मूल्य भी यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, ठीक है भाई, अंकित मूल्य भी यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि अंकित मूल्य पर बेची जा रही थी वो और खरीदी जा रही थी वो 2 रुपये पर, वो अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, इस पर 3 कितनी छूट दी जाती है, इस पर x% की छूट दी जाती है तो 100/x हो जाएगा यहाँ पर। और अर्जित लाभ जो है कितना हो जाएगा, अर्जित लाभ हो जाएगा x% का, यानी कि लाभ किस पर होगा 2 पर, 2 गुणा लाभ कितना होगा 100 प्लस x/100 आ जाएगा, यहाँ इतना कर सकते हैं भाई, यहाँ पर x दे रखे हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 300 ये आ जाएगा, 300 माइनस का 3x हो जाएगा और 200 प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कि 5x का मान 100 बचा, यानी कि x का मान यहाँ पर 20% आ गया, 20%, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इस सवाल में? अगला सवाल यह है यहाँ पर 39वां सवाल, इसमें बताना है कि कौन से कथन ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल हो 5 और 5 10 हो रहे हैं, 7 और 3 10 हो रहे हैं, 6 7 13 हो रहे हैं, 8 5 13 हो रहे हैं, 3 12 6 6 12, इनकी गुणा करो, 5 पंजे 25 आएगा, इसकी गुणा करो 7 21 आएगा, कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो इसका मतलब ये ठीक है, पहला कथन सही है। 7 6 42 आएगा, 8 पंजे 40 आएगा, कौन सा बड़ा भाई, ये वाला बड़ा है, तो कथन ठीक है। 9 27, ठीक है, और 6 36, कौन सा बड़ा भाई, ये वाला बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इतना कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल यह है कि यदि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से सभी बादशाहों को हटा दिया जाता है, 52 ताश की पत्ती है, उसमें से बादशाह होते हैं 4, चारों को हटा दिया जाता है, बचे 48, ठीक। और या यादृच्छिक रूप से किसी एक पत्ते को चुना जाता है तो चयनित पत्ता लाल और काला दोनों होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो लाल और काला दोनों होगा भाई, लाल और काला तो पूरे पत्ते में 52 पत्तों में कोई नहीं होता, या तो लाल का होता है या काले का होता है, तो लाल और काला होगा तो ऐसा कोई पत्ता नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता जीरो होगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका।